So we'll be continuing with what? The rock systems and the types of soil. ठीक है, ये जो इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है विच इज द रॉक सिस्टम्स, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया. ठीक है, वी स्टार्टेड विद द जियोलॉजिकल टाइम स्केल. ठीक है, एंड जितने भी डिफरेंट डिफरेंट रॉक सिस्टम्स है उन सारे रॉक सिस्टम्स को हमने अच्छे से स्टडी कर लिया है. राइट, नाउ विल मूव टू द सेकेंड पार्ट विच इज द टाइप्स ऑफ सॉइल. ठीक है, तो जितने भी अब रॉक्स का तो हमको समझ में आता है. ठीक है, जो मैग्मा होता है, लावा होता है, वो सबसे पहले सॉलिडिफाइड होता है. ठीक है, उस पे प्रेशर, टेम्परेचर, वेदरिंग होने की वजह से सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म होते हैं. ठीक है, इग्नियस तो स्टार्टिंग वाले हो गए. ऐसे करके वो किस टाइम पीरियड में वो रॉक्स फॉर्म हुए हैं, ऐसे करके हमने उसको डिफरेंट डिफरेंट उसमें डिवाइड करा. जैसे कि द आर्कियन सिस्टम, द पुरना रॉक सिस्टम. ठीक है, देन वो मैप तुम्हें याद रखना था, द द्रविडियन रॉक सिस्टम एंड द आर्यन रॉक सिस्टम. ठीक है, ये चार मेजर थे और उसमें सारे के सारे हमने देख लिए थे. तो वी डिड टिल दिस पॉइंट. ठीक है, द रॉक्स ऑफ द क्वाटरनरी सिस्टम. ट्राई टू रिमेंबर इनका जितना भी जो भी डिस्क्रिप्शन है ना, हर एग्जाम ना तुमसे जो इंफॉर्मेशन एक्सपेक्ट करता है वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे होती है. अगर कोई टॉपिक बहुत ज्यादा मल्टीपल एग्जाम्स ने, ठीक है, मल्टीपल ईयर्स में जिस टॉपिक को ज्यादा यूज किया गया है तो उसमें ना आपको डेप्थ में जाना होता है. ठीक है, तो और कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, मान लो जैसे ये रॉक सिस्टम वाला है, इसमें से अगर तुम सरफेस सरफेस पे भी कुछ चीजों को लर्न रखोगे तो यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस. सोइल वाला थोड़ा सा क्या है, तुम्हें इन डेप्थ भी याद रखना पड़ेगा. ठीक है, एक्सटेंट में भी याद रखना पड़ेगा. चलो बिल्कुल बेसिक से सारी चीजों को समझते हैं अबाउट द सोइल. ठीक है, एक चीज जो सबसे पहले वी वेरी वेल नो दैट सोइल इज अ डायनामिक मीडियम. डायनामिक, व्हाई वी आर सेइंग इट इज अ डायनामिक मीडियम, बिकॉज इट चेंजेस. ठीक है, विद टाइम जो सोइल होता है वो चेंज होता है, फॉर्म होता है. ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होते हैं. व्हाट इज द सोइल रिजल्ट ऑफ? सोइल किसका रिजल्ट है? सोइल इज द रिजल्ट ऑफ द डीके. इट इज ऑल्सो द मीडियम फॉर ग्रोथ. जितने भी प्लांट्स हैं, जो फॉर्मेशन है, वो सब सोइल की वजह से है. ठीक है, इट इज अ चेंजिंग एंड अ डेवलपिंग बॉडी, हेंस इट इज नोन एज व्हाट? द डायनामिक मीडियम. जहां पर लर्न करने वाली चीजें आएंगी वहां पर माइंड पे स्ट्रेस डाला करो टू लर्न. एंड जहां पर सिर्फ ये बेसिक बेसिक चीजें होती हैं वहां पर चीजों को लाइटली ही लिया करो कि ठीक है, ओनली सम थिंग्स आर गोइंग, कि ठीक है, सोइल इज अ डायनेमिक मीडियम, आई गॉट इट. ठीक है, डायनेमिक मीन्स डेवलपिंग, इट मीन्स चेंजिंग, ये सब सेम ही चीजें होती हैं. ठीक है, इट हैज मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट फ्लक्चुएट विद सीजन्स. बेस्ड ऑन सीजन्स सॉइल भी क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट. तुम्हें पता है कि सीजन्स जो हैं, इट इज द थिंग ऑफ व्हाट? इट इज बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट ऑफ द एरिया. क्लाइमेट में दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन से होते हैं? इट इज द टेम्परेचर एंड द प्रेसिपिटेशन. ठीक है, तो ये सब चीजें हैं. इट में ऑल्टरनेटिवली भी कोल्ड, वार्म, ड्राई और मॉइस्ट सीजन कुछ भी हो सकता है, क्लाइमेट कुछ भी हो सकता है. बेस्ड ऑन दैट फिर सोइल भी वैसे ही फॉर्म होंगे. बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज स्लोड और स्टॉप इफ द सोइल बिकम्स टू कोल्ड और ड्राई. बायोलॉजिकल एक्टिविटी किसकी? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, ठीक है, वो या तो स्लो हो जाएगी या वो बिल्कुल रुक जाएगी अगर सोइल ज्यादा कोल्ड एंड ड्राई हुआ तो. ठीक है, तो हमको पता है ना, जो पोलर रीजन्स जो होते हैं, ठीक है, सब पोलर रीजन्स जो होते हैं वहां का जो सोइल होता है उसमें बायोलॉजिकली एक्टिविटी स्लो डाउन होती है और कि कुछ केसेस में इट इज कंप्लीटली स्टॉप्ड एज वेल. ठीक है, अब सोइल फॉर्म नहीं होगा तो प्लांट्स फॉर्म नहीं होंगे. ठीक है, तो ऑल दीज थिंग्स आर कनेक्टेड. ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीजेस व्हेन लीव्स फॉल और ग्रासेस डाई. जितने भी प्लांट्स वगैरह हैं, ग्रासेस हैं, ठीक है, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड दे डाई डाउन. वो डाई डाउन होने के बाद किस में मिल जाते हैं? सोइल में मिल जाते हैं. ठीक है, एंड व्हाट इज दैट died plant or a grass is? These are what? They are the organic matter. ठीक है, दे आर दी ऑर्गेनिक मैटर. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल पे आ जाओ कि प्रोसेस कैसे होता है. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन? सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इज पेडोजेनेसिस. पेडो, सॉइल, जेनेसिस, द बर्थ. ठीक है, तो सॉइल फॉर्मेशन के
प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट पेडोजेनेसिस। नाउ इट डिपेंड्स फर्स्ट ऑन वेदरिंग। सबसे पहले वो किस चीज पे डिपेंड करता है, वेदरिंग पे। स्टार्टिंग पॉइंट सोचो, मैग्मा है अर्थ के अंदर, लावा बन के बाहर आएगा या अंदर ही कूल डाउन हो जाएगा, रॉक बनाएगा। क्या बनाएगा, रॉक, इग्नियस रॉक। जब तक वो इग्नियस रॉक या कोई भी रॉक जब तक ब्रेक डाउन नहीं होगा तो सॉइल के लिए पार्टिकल्स नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, इट इज द वेदरिंग ऑफ द रॉक मटेरियल। व्हाट इज वेदरिंग, वेदरिंग इज द ब्रेक डाउन ऑफ द रॉक। वो वेदरिंग किसी भी वजह से हो सकती है, केमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल, पढ़ा है ये सारा का सारा, लैंडफॉर्म्स वाले चैप्टर्स में है ये, ठीक है। तो वेदरिंग, पहले जो सोइल फॉर्मेशन है वो किस पे डिपेंड करता है, वेदरिंग पे डिपेंड करता है। कीप दिस पॉइंट इन माइंड, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट इज दिस वेदरिंग मेंटल या डेप्थ ऑफ द वेदर्ड मटेरियल विच इज द बेसिक इनपुट फॉर सोइल टू फॉर्म। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। जो भी मेंटल, मेंटल वाई, व्हाट इज दिस वर्ड मेंटल, मेंटल ये तुम्हें लेयर पे नहीं पहुंचा रहा है मेंटल पे, वो सिर्फ तुमको ये बता रहा है कि यार जो रॉक है, ठीक है, उसकी पहले वेदरिंग होगी और वही क्या बनेगा, बेसिक इनपुट बनेगा जिससे कि आगे का सॉइल फॉर्म होगा। इज इट क्लियर? स्टार्टिंग कहां से हो रही है, वेदरिंग मेंटल से। फर्स्ट द वेदर्ड मटेरियल, जो सबसे पहले वेदर्ड मटेरियल होगा या फिर ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिट्स होंगे, दे आर कॉलोनाइज्ड बाय बैक्टीरिया एंड द इंफीरियर प्लांट्स। ट्रीज वगैरह जो हैं, दीज आर सुपीरियर प्लांट बॉडीज। सुपीरियर इंफीरियर का केस क्या होता है, जब कभी बायोलॉजी वगैरह में अगर तुमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं ना उनके अंदर वस्कुलर सिस्टम्स होते हैं फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वस्कुलर बंडल्स, फ्लोएम, जाइलम, ऐसे अगर कभी जाइलम। वर्ड्स सामने आए हो, ठीक है। तो जिन प्लांट्स में वो कॉम्प्लेक्स वस्कुलर सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं उनको सुपीरियर प्लांट्स बोलते हैं। जिनमें ऐसे प्रेजेंट नहीं होते वो होते हैं इंफीरियर प्लांट्स, ठीक है, कि वो डायरेक्टली ही एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनमें कोई ऐसे ट्यूब्स वगैरह का सिस्टम नहीं है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं है। जैसे एक होता है अमीबा और एक है ह्यूमन बींग्स, दोनों में डिफरेंस है। दिस इज द सुपीरियर ऑर्गेनिज्म, दिस इज द इंफीरियर वन। अमीबा अपनी स्किन वगैरह से सारी चीजों को एब्जॉर्ब कर लेगा, ह्यूमन बॉडी इज अ कॉम्प्लेक्स वन, अलग अलग सिस्टम से, सर्कुलेटरी, नर्वस, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, है ना पूरा का पूरा। वैसे ही तो तुम्हें पता लग गया इंफीरियर प्लांट्स में किसको बोल रहा हूं। वैसे ही होते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, जो स्टार्टिंग का वेदर्ड मटेरियल होगा उसके अंदर सबसे पहले ये दो प्रेजेंट होंगे। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो एक बेयर रॉक होगा, क्या होगा, बेयर रॉक, जिस रॉक के ऊपर सॉइल फॉर्म नहीं हो रखा, वहां सबसे पहले विच ऑर्गेनिजम्स विल कॉलोनाइज दिस बेयर रॉक, यहां पर कोई सॉइल प्रेजेंट नहीं है। बैक्टीरिया कैन बी प्रेजेंट, यस, वी विल से मोजेस हो सकते हैं, यस, लिचन्स हो सकते हैं, यस। मोजेस जो काई, जो ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं, ठीक है, इंफीरियर प्लांट्स, वो फॉर्म हो सकते हैं। लिचन्स का तुम्हें पता है ना, फंगस, एल्गे, ये मिला के जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं, दैट इज द लिचन्स, ठीक है। मोजेस बेसिकली क्या होते हैं, व्हाट आर मोजेस, मोजेस आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, मोजेस आर नॉन, काई होती है ना, हाँ, इसलिए हम इनको पाइनियर स्पीशीज भी बोलते हैं, जो हमने एनवायरमेंट में, पाइनियर, पाइनियर मतलब जिसने इनिशिएट करा है। तो बेयर रॉक के ऊपर सबसे पहले कौन इनिशिएट करेगा, मोजेस एंड लिचन्स इनिशिएट करेंगे, वहां से सारी कहानी शुरू होती है सोइल फॉर्मेशन की। अब इन तीन को एक बार रीड करना है हमको, ताकि हमारी एग्जाम के लिए, वन इज डायरेक्ट नॉलेज, ये डायरेक्ट नॉलेज आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प करती है, ठीक है। कोई भी चीज, हिस्ट्री, ज्यादातर ये सब डायरेक्ट नॉलेज पे बेस्ड होती है। यूपीएससी एग्जाम में एनवायरमेंट जैसे टॉपिक्स, साइंस एंड टेक जैसे टॉपिक्स और कुछ और अदर टॉपिक्स, दे आर ऑल्सो बेस्ड ऑन द इनडायरेक्ट नॉलेज एस्पेक्ट। फिर जब हम उसको वैसे सोल्व करते हैं ना, तो हम ये बोलते हैं कि यार ये हमने ना कॉमन सेंस से सोल्व करा। व्हाट इज कॉमन सेंस, इट इज द इनडायरेक्ट नॉलेज दैट वी आर यूजिंग टू सोल्व एनी क्वेश्चन। मोजेस, नॉट ट्रू रूट्स और लिचन्स, इन तीन को देखते हैं एक बार।
What are mosses? Mosses are non-flowering plants which produce spores and have stems and leaves. Stems होती हैं इनकी छोटी छोटी, leaves होती हैं, but they don't have true roots. True roots होती हैं superior plants में. आपको root system मिलेगा, उस रूट सिस्टम के अंदर आपको ट्यूब्स वगैरह सारी चीज मिलेंगी, जाइलम फ्लोएम वगैरह सब कुछ मिलेगा आपको उसके अंदर, ठीक है. उनको बोलते हैं क्या? ट्रू रूट्स. क्या बोलते हैं उनको? ट्रू रूट्स. मोजेस एंड देयर कजन्स लिवरवोर्ट्स, हॉर्नवोर्ट्स. आप ये दो चीजें लर्न रखेंगे. जैसे मोजेस है वैसे ही लिवरवोर्ट्स होता है, वैसे ही हॉर्नवोर्ट्स होता है. बात आई समझ में? तो कल को अगर कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें इन दो वर्ड्स का मेंशन है, तो वहां पर ऐसे घबराना नहीं है. वहां पर ये सोचना है यार ये इसके कजन्स हैं, तो इसकी इनकी भी प्रॉपर्टीज इसकी तरह ही होगी थोड़ी बहुत, ठीक है. ऐसा ऐसा रखना है दिमाग में. दे आर क्लासिफाइड एज ब्रायोफाइटा, जो हम बायोलॉजी वगैरह में पढ़ते हैं, इन द प्लांट किंगडम. प्लांट किंगडम में these moses, liverworts, hornworts, they are known as what? Which category? Bryophyte. ठीक है. No true roots का यहां पर मेंशन है. They are generally refers to structures in the lower plants. True roots कहां पर मिलेंगे? Upper plants में, superior plants में. Not true roots कहां पर मिलेंगी? Moses. ठीक है. Such as algae, bryophytes, ठीक है, and fungi. इनके अंदर there are not true roots. ठीक है. तो क्या होगा? इनके पास जो रूट सिस्टम होता है, मोजेस के पास, एल्गे के पास, लिवरवोर्ट्स के पास जो रूट सिस्टम होता है वो रिजेंबल करता है रूट्स को. रूट्स जैसे होते हैं, रूट्स नहीं होते. रूट्स जैसा काम करेंगे बट रूट्स नहीं है, ठीक है. बट लैक कॉम्प्लेक्स वेस्कुलर टिश्यूज सच एज जाइलम एंड फ्लोएम. दोज रूट्स जो रूट्स जैसा काम करेंगी, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, but they will lack xylem and phloem. They are known as not true roots. These roots like appendages are known as rhizoids. ठीक है. ये जो रूट लाइक इनके अपेंडेजेस होते हैं ना, छोटे छोटे हेरी फाइबर से होंगे इनके पास, रूट्स नहीं होंगे, उनको क्या बोलते हैं? राइजोइड्स. क्लियर हो गया भाई ये वाला पॉइंट? थोड़ा बहुत है आइडिया लग गया, ठीक है. लिचन्स का मोस्टली यू हैव सफिशिएंट आइडिया आई थिंक, ठीक है. एल्गे ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गे, साइनोबैक्टीरिया, दोनों सेम. दे आर लिविंग सिम्बायोटिकली अमंग द फिलामेंट्स ऑफ मल्टीपल फंगस स्पीशीज. जो फंगस है दैट इज द डोमिनेंट स्पीसीज इन दिस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. डोमिनेंट है वो, क्योंकि वो ज्यादा चीज प्रोवाइड करता है रहने को, पूरा सिस्टम वगैरह बाकी सब. अलोंग विद बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरियाज वगैरह भी होते हैं इनकी स्किन वगैरह में, एंड दैट बिकम्स अ म्यूचुअल रिलेशनशिप विच इज नोन एज व्हाट? लिचन्स. बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करें, एल्गे और साइनोबैक्टीरिया का फंगस या फंगीस के साथ जो एक रिलेशनशिप होता है, दोनों एक साथ रहते हैं. फंगस बेसिकली प्रोवाइड इट द हाउस होम स्ट्रक्चर. एल्गे प्रोवाइड्स इट व्हाट? ब्लू ग्रीन एल्गे है ना, साइनोबैक्टीरिया, वो फूड बना सकता है क्लोरोफिल सनलाइट से, तो वो फूड प्रोवाइड करता है, फंगस उसको घर प्रोवाइड करता है, तो इट बिकम्स अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विच इज नोन एज व्हाट? लिचन. लाइकन, लिचन सब सेम है, ठीक है. क्लियर हो गया? अब देखो इस वाले पॉइंट की तरफ देखो कि जो सोइल फॉर्मेशन है, मैं बिल्कुल आराम से बता रहा हूं, इन चीजों को तो थोड़ा ध्यान से देना एंड लर्न करते रहना, ठीक है. डोंट लुक एट द टाइम. वेदरिंग मटेरियल, डेप्थ ऑफ द वेदर्ड मटेरियल. लैंडफॉर्म्स वाले चैप्टर में एक चीज पढ़ी थी, डायग्राम तुमने देखा होगा. बेस्ड ऑन द क्लाइमेट, बेस्ड ऑन द क्लाइमेट, और क्लाइमेट में दो फैक्टर्स अभी क्या डिस्कस करे थे? द टेम्परेचर एंड द प्रेसिपिटेशन. इन दोनों पर डिपेंड करता है, यानी क्लाइमेट पर डिपेंड करता है कि आपकी जो मेंटल है या आपका जो रॉक स्ट्रक्चर है वो कितनी डेप्थ तक उसमें वेदरिंग पॉसिबल है या वेदरिंग उसमें होगी. जैसे फॉर एग्जांपल ट्रॉपिकल एरियाज में, जहां पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं, प्रेसिपिटेशन ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है ट्रॉपिकल एरियाज में, तो देखो यहां नीचे तक आपकी जो वेदरिंग होगी वो रॉक्स में नीचे तक होगी, ठीक है. जो डेजर्ट एरियाज है वहां पर टेम्परेचर तो ज्यादा है
बट प्रेसिपिटेशन कम है। पानी कम होने की वजह से वेदरिंग जो होगी वो ज्यादा डीप नहीं होगी। ट्रॉपिकल एरियाज में आप नीचे तक चले जाओ, काफी अंदर तक जो रॉक्स होंगे वो वेदर्ड मिलेंगे आपको। डेजर्ट एरियाज में ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा और ग्रासलैंड्स वाले एरिया में थोड़ा सा और ज्यादा हो जाता है। ठीक है, टाइगा पोर्टजोल जो जोन्स होती हैं, ठीक है, टाइगा वाले जो रीजन्स होते हैं वहां पर वो ज्यादा प्रेजेंट होती है। टुंड्रा जो कोल्डर रीजन्स होते हैं वहां बिल्कुल कम हो जाती है। तो बेसिकली हमने लैंडफॉर्म्स वाले चैप्टर में इसलिए देखा था कि जो क्लाइमेट होता है विच इज हैविंग टू थिंग्स, द टेम्परेचर एंड द प्रेसिपिटेशन एज मेजर फैक्टर्स, इस पर डिपेंड करती है व्हाट द वेदरिंग मेंटल, कि वो कितनी डेप्थ तक वो चीज होगी। बेसिक बेसिक समझ में आ गया कि हाउ दीज थिंग्स आर। ठीक है, ये ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल एरियाज हैं। ये वाला मान लो इक्वेटोरियल एरियाज है। दिस इज द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, द डेजर्ट एरियाज, द टेम्परेट ग्रासलैंड्स, ठीक है, उससे अबव वाला एरिया एंड द कोल्डर रीजन्स। ठीक है, अब इस चीज को देखो, व्हाट विल बी लुकिंग एट, ऑल्सो सेवरल माइनर ऑर्गेनिजम्स मे टेक शेल्टर विद इन द मेंटल एंड द डिपॉजिट्स। उन ऑर्गेनिजम्स के डेड रिमेन्स, नंबर वन थिंग, ठीक है। प्लांट्स हेल्प इन व्हाट, ह्यूमस एक्यूमुलेशन। ह्यूमस एक्यूमुलेशन, जो भी प्लांट्स और एनिमल्स डेड होंगे दे विल गेट इनटू द सॉइल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको डीकंपोज करना शुरू करेंगे एंड वो एक डार्क कलर्ड सब्सटेंस बनेगा, दैट इज नोन एज ह्यूमस। वो क्या बनेगा, दैट इज नोन एज ह्यूमस। तो जो डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स हैं, इसकी वजह से सॉइल के अंदर क्या बनता है, ह्यूमस एक्यूमुलेट होता है, ह्यूमस बढ़ता है। सोच के देखो, देयर इज अ प्लांट, उसकी डेथ होगी, वो आ गया सॉइल के ऊपर, आ गया वो प्लांट, उसके ऊपर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर्क करेंगे, धीरे धीरे उसका डिकम्पोजिशन शुरू होगा, वो एक ब्लैक ऑर्गेनिक कलर्ड सब्सटेंस बन जाएगा। उस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, ह्यूमस बोलेंगे। ह्यूमस सॉइल के लिए अच्छा होता है, ह्यूमस सॉइल के लिए अच्छा होता है। ठीक है, ह्यूमस एक्यूमुलेशन होगा, माइनर ग्रासेस और फर्न्स धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे बुशेस एंड ट्रीज आ जाएंगी। ठीक है, थ्रू सीड्स विच आर ब्रॉट बाय द बर्ड्स एंड द विंड्स। प्लांट की जो रूट्स होंगी वो धीरे धीरे पेनेट्रेट करेंगी डाउन इनटू द सॉइल। एनिमल्स बोरोइंग करेंगे, एनिमल्स भी उसको ब्रेक डाउन करने में, पार्टिकल्स को रिमूव करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, मास ऑफ मटेरियल बिकम पोरस एंड स्पंज लाइक। धीरे धीरे जो प्लांट की रूट्स हैं, बोरोइंग एनिमल्स हैं, वो उस एरिया को ओपन अप करने लग रहे हैं, तो वो एरिया धीरे धीरे क्या बन जाएगा, इट विल बिकम पोरस। मतलब उसके अंदर अब होल्स, एयर गैप्स प्रेजेंट होंगे, एंड जब एयर गैप्स प्रेजेंट है तो वाटर इजिली परकोलेट नीचे की तरफ हो जाएगा। ठीक है, ये सॉइल के फॉर्म का धीरे धीरे छोटा छोटा प्रोसेस बताया जा रहा है। इन स्टेप्स को दिमाग में रखो, एक इमेज क्रिएट करो इसको जब तुम कर रहे हो तो। ठीक है, नाउ दे विल हैव द कैपेसिटी टू रिटेन वाटर, क्योंकि अब वो होल्स प्रेजेंट है तो उस होल में पानी एंटर होगा और वो उसको होल्ड कर सकता है एंड परमिट द पैसेज ऑफ एयर। धीरे धीरे वो मैच्योर सॉइल में कन्वर्ट होगा, अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स फॉर्म्स। ठीक है, और धीरे धीरे एक मिक्सचर फॉर्म होगा मिनरल्स का और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का, और ऐसे करके क्या फॉर्म होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, तो स्टार्टिंग की वेदरिंग ऑफ द मेंटल से लेकर फाइनली ब्रेकिंग डाउन, बिकमिंग पोरस, प्लांट्स रूट्स का प्रेजेंट होना, बरोइंग एनिमल्स का प्रेजेंट होना, सोइल में वाटर और एयर का प्रेजेंट होना, एंड फाइनली द मिनरल्स एंड द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स विल फॉर्म व्हाट, इट विल फॉर्म सोइल। इज इट क्लियर टिल हियर, यहां तक क्लियर है? ओके, ठीक है। देयर आर समथिंग यू शुड यू नो, उनको बेसिकली इमेजिन करो। ठीक है, इमेजिन करो, बिकॉज दे विल कीप ऑन फॉर्मिंग सम काइंड ऑफ इमेज इन योर माइंड। ठीक है, बहुत हेल्प करती हैं सारी की सारी चीजें। ह्यूमस के बारे में यहां से रीड कर सकते हो। ह्यूमस इज अ डार्क, नंबर वन थिंग, किससे बन रहा है, प्लांट्स और एनिमल से बन रहा है।
तो प्लांट्स और एनिमल से बन रहा है विच आर लिविंग, तो इट इज ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। फ्रॉम डीकम्पोज्ड प्लांट्स एंड एनिमल मटेरियल, इट इज क्रूशियल फॉर द सॉइल हेल्थ, एनरिचिंग इट विद न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन। प्लांट और एनिमल्स के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है एज ए एलिमेंट, जब वो डीकम्पोज होगा तो ह्यूमस बन गया। अब ह्यूमस के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, अब वो ह्यूमस सॉइल के अंदर क्या ऐड कर रहा है, नाइट्रोजन। तो किसी भी प्लांट के अंदर जितने भी मिनरल्स प्रेजेंट है वो डेड होने के बाद ह्यूमस में आते हैं, ह्यूमस उसको सॉइल में ऐड करता है, ठीक है। ह्यूमस की वजह से वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ती है, बिकॉज ह्यूमस के साथ कौन कौन, ह्यूमस पे कौन एक्ट कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ब्रेक डाउन हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस होंगे, केमिकल रिलीज होगा होगा सॉइल ब्रेक डाउन होगा, रॉक ब्रेक डाउन होगा, और वो धीरे धीरे अब वो रॉक क्या कर सकता है, वाटर वाटर को रिटेन कर सकता है, होल्ड कर सकता है। तो अगर किसी सॉइल में ह्यूमस प्रेजेंट है तो वो उस सॉइल की वाटर रिटेंशन को क्या कर देता है, उसको इंक्रीज कर देता है, उसको इंप्रूव कर देता है। एंड इट सपोर्ट्स व्हाट, बेनिफिशियल माइक्रोब्स, उसके अंदर इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। दिस प्रोसेस विच इज नोन एज ह्यूमिफिकेशन। Humification is the biological and chemical process of forming what, humus। क्लियर होगी, ह्यूमस हमस, ठीक है, ओके डन, ठीक है। अब आ जाते हैं फैक्टर्स पे। सोइल फॉर्मिंग फैक्टर्स, 5 इंपॉर्टेंट सोइल फॉर्मिंग फैक्टर्स हैं, बेसिक जिनको हम बोल सकते हैं फंडामेंटल, जिनसे कि सोइल बनता है। पेरेंट मटेरियल, जो सबसे पहला जो रॉक होगा, ठीक है, वो क्या है उसका, सोइल का पेरेंट है ना, तो वो पेरेंट मटेरियल है। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी क्या था कि जो भी लैंड सरफेस है उस पर कहीं पर माउंटेन्स प्रेजेंट है ना, कहीं पर प्लेट्यूज प्रेजेंट है, रिवर वैलीज प्रेजेंट है, वैलीज प्रेजेंट है, कोस्टल एरियाज प्रेजेंट है। ये सारी की सारी जितने भी लैंड की डिफरेंट डिफरेंट ये ऐसे बनी है, दीज आर व्हाट, ऑल पार्ट ऑफ टोपोग्राफी, है ना। कहीं पर लैंड ज्यादा हाइट है, कहीं पर उसकी कम। देन देयर इज क्लाइमेट, बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड ऑफ कोर्स टाइम, ठीक है। टाइम तो है ही हर एक की फॉर्मेशन में। नाउ in fact the soil forming factors are in union and affect the action of one another। क्या ये एक दूसरे के एक्शन को इंपैक्ट करते रहते हैं, यस, ठीक है। ये 5 फैक्टर्स हैं जो तुम्हें दिमाग में ऐसे ब्रेन में फिक्स रखने हैं कि यार ये 5 फैक्टर्स हैं जो सोइल फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करते हैं। इज इट क्लियर, पांचों को एक बार हम देख लें, हाँ, कि क्या क्या है, ओके। स्टार्टिंग में आ जाओ, सबसे फर्स्ट वन इज व्हाट, द पेरेंट मटेरियल, जो स्टार्टिंग का। अब एक बात याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि जितने भी ये 5 फैक्टर्स हैं इसमें से आपको कुछ पैसिव फैक्टर्स मिलेंगे एंड देयर विल बी सम विच विल बी एक्टिव फैक्टर्स, ठीक है। 5 फैक्टर्स हैं, इन पांचों में से देयर विल बी सम पैसिव फैक्टर्स, देयर विल बी सम एक्टिव फैक्टर्स। पैसिव फैक्टर्स आपको सिर्फ एक बैकग्राउंड देंगे, सेटिंग देंगे जिसमें वो फॉर्म हो सकता है। जो उसको फॉर्म करवाएगा रिक्वायर्ड एनर्जी देगा, ठीक है, रिक्वायर्ड चीजें उसको इनपुट करने लग रहा है प्रॉपरली, उनको बोलते हैं हम एक्टिव फैक्टर्स। इनका एकदम डिफरेंस भी देख लेते हैं, वो यहां से तुम रीड कर लेना बाद में भी। एक्टिव सोइल फॉर्मेशन फैक्टर्स विच इज क्लाइमेट एंड द ऑर्गेनिजम्स। दो ऑर्गेनिजम्स बढ़ चढ़ के उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं ब्रेक डाउन करने में, ऑर्गेनिज्म। क्लाइमेट अपने दोनों फैक्टर्स से उस काम को करवा रहा है, टेम्परेचर एंड, तो क्लाइमेट एंड ऑर्गेनिजम्स आर व्हाट, दे आर द एक्टिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स। सेकेंड वाला, बिकॉज दे सप्लाई एनर्जी टू ड्राइव द सॉइल डेवलपमेंट, इनसे वो एनर्जी मिलती है जहां से सॉइल डेवलपमेंट शुरू होती है। सेकंड पे देखो ध्यान दें, पैसिव फैक्टर्स, व्हाट आर पैसिव फैक्टर्स, जो 3 बच गए, पेरेंट मटेरियल, द रिलीफ और द टोपोग्राफी। किसी भी एरिया का, मैं एक बार डिफरेंस को रिपीट कर देता हूं, ठीक है। टोपोग्राफी होता है कि कहीं पर वी हैव माउंटेन्स, ठीक है, प्लेन एरियाज, प्लेट्यूज, लैंड की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेशंस हो रखी हैं, ठीक है, वो चीज क्या है, टोपोग्राफी है।
ठीक है। रिलीफ होता है उसकी एलिवेशन। अगर मैं कहूं कि कोई एरिया ज्यादा रिलीफ है, रिलीफ स्ट्रक्चर्स है, इट मींस उस पे ज्यादा एलिवेशंस है, कहीं पर वो ज्यादा है कहीं पर वो कम है। रिलीफ इज मेजरली रिलेटेड टू व्हाट, द एल्टीट्यूड, एलिवेशन, इट इज रिलेटेड विद एलिवेशन। रिलीफ टोपोग्राफी वर्ड्स को हम इंटरचेंजेबली ज्यादातर यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो पेरेंट मटेरियल, उसको बाद में, पेरेंट मटेरियल, द रिलीफ एंड द टाइम, ये तीन क्या है, दीज आर दी पैसिव फैक्टर्स। पेरेंट मटेरियल वो वहां पर प्रेजेंट है ना, वो वहां पर प्रेजेंट है, उसके अंदर से सॉइल फॉर्म होने लग रहा है, ठीक है। रिलीफ, माउंटेन में सॉइल फॉर्म हो रहा है, प्लेट्यू पे फॉर्म हो रहा है, कोस्टल एरियाज में फॉर्म हो रहा है। टाइम, किसी को ज्यादा टाइम लगता है, किसी सोइल को फॉर्म होने में कम टाइम लगता है, तो टाइम अपना पैसिवली रोल प्ले करता है। तो प्लीज रिमेंबर दैट दीज थ्री आर दी पैसिव फैक्टर्स एंड दीज टू आर दी एक्टिव फैक्टर्स। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं अपने पेरेंट मटेरियल पे, जो हमारी फर्स्ट लाइन थी, दैट द पेरेंट मटेरियल इज अ पैसिव कंट्रोल फैक्टर। कैसा फैक्टर है? इट इज अ पैसिव कंट्रोल फैक्टर। पेरेंट मटेरियल कैन बी इन सीटू और ऑन साइट वेदर रॉक डिब्री और ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिट्स। जो पेरेंट मटेरियल है, जिसके ऊपर सोइल फॉर्म होने लग रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि वो यहीं पर वो रॉक प्रेजेंट है, उसकी वेदरिंग उस रॉक की इसी एरिया में हुई और यहीं पर ही सोइल फॉर्म हो गया, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, कौन सा पेरेंट मटेरियल है? इन सीटू, यानी ऑन साइट, ठीक है। कौन सा मटेरियल है वो? इन सीटू। ये जो रॉक है भाई, इसकी वेदरिंग होगी, यस और नो? वेदरिंग होगी। वेदरिंग होने के बाद इस वेदर्ड मटेरियल के ऊपर ही क्या बनेगा, सॉइल फॉर्म होगा। इसकी वजह से यहीं पर सॉइल फॉर्म होने लग रहा है, तो ये यहीं पर है ना, कहीं से आया नहीं है ना ये, तो इसको हम बोलेंगे इन सीटू पेरेंट मटेरियल और रॉक डेब्री। ये यहीं पर है इन सीटू। अगर ये वेदरिंग होने के बाद विंड्स या वाटर की वजह से ये वेदर्ड मटेरियल कहीं और ट्रांसपोर्ट होता और वहां जाकर अगर सोइल फॉर्म होता, तो ये वेदर्ड मटेरियल क्या कहलाता? तो ये होता एक्स सीटू, ऑफ साइट, इन सीटू, ऑन साइट, एक्स सीटू ट्रांसपोर्टेड मटेरियल। तो यहां पर जो सोइल फॉर्म होगा वो ट्रांसपोर्टेड रॉक डेब्री से बना, उसको हम ट्रांसपोर्टेड सोइल बोल सकते हैं। यहां पर जो फर्स्ट वाला था उसको हम बोलेंगे रेसिडुअल सोइल, रेसिडुअल जो वहां पर टूट के जो बचा हुआ जो पार्ट है, ठीक है। सोइल फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन द टेक्सचर, साइज ऑफ द डेब्री, ठीक है। टेक्सचर क्या होता है? व्हाट इज द साइज ऑफ द डेब्री। ब्रेकडाउन होने के बाद मटेरियल के बड़े पार्ट्स हैं, मटेरियल के छोटे पार्ट्स हैं, मटेरियल कैसा है इस पर भी सोइल डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले सोइल किस पर डिपेंड कर रहा है? वेदर द मटेरियल इज इन सीटू और ट्रांसपोर्टेड, नंबर वन। सेकंड, उसका टेक्सचर कैसा है? टेक्सचर मतलब डेब्री का साइज, टेक्सचर मतलब डेब्री का साइज कैसा है। एंड स्ट्रक्चर, deposition of individual grains, particles of the debris as well as the mineral and the chemical composition of the rock। उसका स्ट्रक्चर कैसा है पूरा का पूरा, इंडिविजुअल ग्रेन कैसा है, पार्टिकल किस टाइप का है, किस मिनरल से फॉर्म हुआ है, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, ये सारी की सारी चीजें डिसाइड करेंगी what kind of soil will be formed, and all these things are related to what? They are related to the parent मटेरियल। याद रहेगा, पेरेंट मटेरियल इन सीटू भी हो सकता है और एक्स सीटू भी हो सकता है। सोइल फॉर्मेशन किस पे डिपेंड करेगा? उसके टेक्सचर पे, उसके स्ट्रक्चर पे, उसके मिनरल और केमिकल कॉम्पोजिशन पे, इन सारी चीजों पर सोइल फॉर्मेशन डिपेंड करेगा। एंड ऑल दीज आर पार्ट ऑफ व्हाट? ऑल दीज आर पार्ट ऑफ द पेरेंट मटेरियल, ठीक है। पेडोजेनेसिस हमने पढ़ लिया था
Pedogenesis was formation of soil. Pedology is the soil science, the study of soil. Pedologist is the one who studies the soil. ठीक है, तो पेडो वर्ड आपको अगर रूट वर्ड याद है, पेडो सोइल, ठीक है. लॉजी मीन्स द स्टडी, लॉजिस्ट मीन्स द पर्सन हु स्टडीज इट, एंड जेनेसिस मीन्स द बर्थ. ये रूट वर्ड्स हैं सारे के सारे, तो याद रखना. ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे. द नेचर एंड द रेट ऑफ वेदरिंग. वेदरिंग का नेचर कैसा है, उसका रेट क्या है, व्हाट रेट द वेदरिंग इज हैपनिंग, द डेप्थ ऑफ द वेदरिंग मटेरियल. ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं अंडर द पेरेंट मटेरियल. ठीक है, तो मेरे को बताओ, ट्रॉपिकल एरियाज में और एरिड एरियाज में जो सॉइल फॉर्म होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा. बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन द पेरेंट मटेरियल. ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ वेदरिंग, नंबर 1, मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर देना एक बार. रेट ऑफ वेदरिंग एंड डेप्थ ऑफ द वेदरिंग मटेरियल और द मेंटल, ये ज्यादा किस एरिया में होगा, द ट्रॉपिकल एरियाज और द एरिड एरियाज. ट्रॉपिकल एरियाज में ज्यादा होगा क्योंकि वहां पर टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन दोनों ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एरिड एरिया जहां पर प्रेसिपिटेशन कम है. ठीक है, तो रेट ऑफ वेदरिंग, डेप्थ ऑफ वेदरिंग मटेरियल और द मेंटल, ये सब ज्यादा होगा ट्रॉपिकल एरियाज में. दिस इज ऑल रिलेटेड टू द पेरेंट मटेरियल्स. इज इट क्लियर? दिमाग में बैठ रही चीज? गुड. There may be difference in soil over similar bedrock, and dissimilar bedrocks may have similar soils above them. ध्यान से समझना इस लाइन को, थोड़ी सी क्रिटिकल सी लाइन है. अभी तक तुमने एक बात को समझा कि यार जो नीचे पेरेंट मटेरियल होगा बेस्ड ऑन दैट ऊपर सोइल फॉर्म होगा. ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट लेकर आते हैं. वो क्या है कि जो सिमिलर बेडरॉक है, नीचे वाला जो रॉक है बेडरॉक, जो सिमिलर बेडरॉक है उसके ऊपर जो सोइल फॉर्म हो रहा है अलग अलग जगहों पर, उसमें डिफरेंस हो सकता है. और डिसिमिलर बेडरॉक यानी अलग अलग बेडरॉक्स पर सिमिलर सोइल फॉर्म हो सकता है. सेम बेडरॉक पर अलग सोइल्स फॉर्म हो सकते हैं, अलग अलग बेडरॉक्स पे सेम सोइल फॉर्म हो सकते हैं. बात आई समझ में? वो जो अभी हम ऊपर जो पढ़ रहे थे कि जो बेडरॉक होगा उसके ऊपर क्या सिर्फ एक ही टाइप का सोइल फॉर्म हो सकता है? द आंसर इज नो. डिसिमिलर सोइल्स भी फॉर्म हो सकते हैं. व्हेन सोइल्स आर वेरी यंग एंड हैव नॉट मैच्योर्ड, दीज शो स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद द टाइप ऑफ द पेरेंट रॉक. खुद हेलो, ये यूपीएससी के लेवल की ये लाइन है. अभी तक पढ़ते आ रहे थे ना, क्योंकि उसमें तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन ऐसे सामने दिखाई दे रही थी कि ये है, ये याद करना है. इसमें दिखाई नहीं दे रही है. इसमें एक बार देख लो ध्यान से, पूरा का पूरा जितना फोकस है ना, एक बार लेकर आ जाओ इस पे, फिर इधर उधर कर लेना फोकस. ओके, समझो इस लाइन को. अगर सोइल अभी अभी बिल्कुल न्यू है, मतलब अभी अभी वो बनना शुरू हुआ है, ठीक है, तो क्या वो सोइल पेरेंट मटेरियल से ज्यादातर सिमिलर होगा? यस और नो? द आंसर इज यस. यस सर. कि जो बिल्कुल न्यू सोइल होगा उसमें ज्यादा चेंजेस अभी आए नहीं है. तो न्यू सोइल किसके सिमिलर दिखाई देगा? पेरेंट. स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद द टाइप ऑफ द पेरेंट रॉक. इस लाइन का मतलब समझ में आ गया? द यंग सोइल will show strong links with the type of the parent rock. ये यंग सोइल अभी मैच्योर नहीं हुआ है. क्या ये लाइन क्लियर है? ठीक है, गुड. Also in case of some limestone areas where the weathering processes are specific and peculiar, soils will show clear relation with the parent rock. कुछ limestone के एरियाज में, ठीक है, जहां पर स्पेसिफिक टाइप ऑफ वेदरिंग होती है, यूनिक टाइप ऑफ वेदरिंग होती है, लाइमस्टोन का जो वेदरिंग होती है दैट इज अ यूनिक टाइप ऑफ वेदरिंग, वो
लगभग लगभग किसी भी स्टेज में हो, वो अपने पेरेंट रॉक के साथ रिलेशन शो करेगा। आर दीज टू लाइन क्लियर? हाँ, ज्योग्राफी सर मतलब डिफरेंसेस इन सॉइल का क्या मतलब हुआ कि सिमिलर बेडरॉक लेकिन डिफरेंस रहेगा सॉइल में? तो डिफरेंसेस इन व्हाट सेंस, लाइक न्यूट्रिशन और? नहीं नहीं नहीं, डिफरेंसेस इन द सेंस कि अगर कोई सोयल ज्यादा मेच्योर हो जाता है, उसके अंदर ज्यादा चेंजेस आएंगे, तो वो चेंज होता 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 बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब वो सोयल और उसका नीचे का पेरेंट रॉक ये मैच नहीं करते हैं, क्योंकि ऊपर वाला सोयल ज्यादा चेंजेस उसमें हो चुके हैं। तो ये लाइन इसलिए बोली जाती है कि जो मैच्योर सोइल्स होते हैं वो ज्यादा चेंज होने की वजह से विद टाइम अपने पेरेंट रॉक के साथ ज्यादा कभी कभी मैच नहीं करते। हम्म। ठीक है, ज्यादा मैच हम्म। नहीं करते। तो अब मैं इस लाइन का आंसर जो भी तुमने क्वेश्चन पूछा है ये वाला है ना, डिसिमिलर बेडरॉक्स, डिसिमिलर बेडरॉक्स मे हैव सिमिलर सॉइल्स, या फिर सॉइल ओवर सिमिलर बेडरॉक वो अलग अलग हो सकते हैं। सोच के देखो, ये एक पेरेंट रॉक है, इससे बना सॉइल ए, यस, और सॉइल ए मैं तुम्हें कह रहा हूं काफी यंग है। अब मैं सेम पेरेंट रॉक लेता हूं, उसके ऊपर सोइल ए ही बना था, बट विद टाइम इट हैज बीन कन्वर्टेड टू सोइल बी। अब ये सोइल कैसा है? मेच्योर सोइल है। सिमिलर पेरेंट रॉक बट सोइल में डिफरेंस है, डिसिमिलर सोइल्स। देर इज डिफरेंस इन सोइल ओवर सिमिलर बेडरॉक। बेडरॉक सिमिलर है हम्म। लेकिन ऊपर का सोइल डिफरेंस है। वाई? सोइल यंग से मैच्योर हो गया। इज इट क्लियर? हम्म। yes, sir. ठीक है, ये लाइन याद रखना। ये लाइन मैं लर्न करने को क्यों कह रहा हूँ स्पेसिफिकली यहां से लेकर यहां तक, वो इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज यूपीएससी हैज द हैबिट ऑफ ज्योग्राफी में स्पेसिफिकली ऐसे लाइन को उठाएंगी। इस एक लाइन को यहां से उठाया, ठीक है, एक लाइमस्टोन वाली लाइन को यहां से उठाया और दे दिया 1 और 2 वाला। सोचना नहीं है उसमें सर ज्यादा। जो जो लाइमस्टोन वाला इसमें है कि वेदरिंग प्रोसेस और स्पेसिफिक एंड पेक्यूलियर, इसका क्या हम्म, मतलब हुआ स्पेसिफिक एंड पेक्यूलियर? कि देखो, एक तो जो हमारे जो बाकी के रॉक्स होते हैं, ठीक है, वो ब्रेक डाउन होते हैं, इट मींस देर इज वेदरिंग विच इज हैपनिंग। लाइमस्टोन वाले जो रॉक्स होते हैं उनकी वेदरिंग थोड़ी सी यूनिक और स्पेसिफिक होती है। पेक्यूलियर मींस समथिंग विच इज यूनिक, स्पेसिफिक होती है। उनका जो डीकम्पोजिशन होता है, ब्रेक डाउन होता है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर रॉक्स। ठीक है, वो बाद में वापस से कंसोलिडेट भी हो सकते हैं। तो लाइमस्टोन के वाले जो एरियाज होते हैं वो बिकॉज ऑफ देयर स्पेसिफिक एंड पिकुलियर टाइप ऑफ वेदरिंग, जो उनमें वेदरिंग होती है, दे शो क्लियर रिलेशन विद द पेरेंट रॉक। बिकॉज लाइमस्टोन कैल्शियम वगैरह इन सब से फॉर्म होते हैं, कैल्शियम हम्म। कार्बोनेट वगैरह इन सब में फॉर्म होता है। मान ले पेरेंट रॉक के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, लाइमस्टोन उस एरिया में फॉर्म हो रखे हैं, वाटर की वजह से लाइमस्टोन ब्रेक डाउन हो जाएगा, यस। धीरे धीरे वो वाटर है वो बाकी के सॉइल को फॉर्म करेगा। क्या लाइमस्टोन वहां से गायब हो चुका है? उसमें से कैल्शियम कार्बोनेट वहां से गायब नहीं। नहीं, वो उसी के अंदर डिजोल्व है वाटर के अंदर। हम्म। जो सॉइल फॉर्म होगा उसके अंदर भी कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होगा। तो जो सॉइल है और जो पेरेंट रॉक है, अभी भी उनमें क्या है? सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटीज। This is happening why? Because of the elements which are present in the limestone. लाइमस्टोन। क्लियर होगी ये वाली लाइन? यस। ठीक है, ओके। अब इसको परफेक्टली इस वाले पैराग्राफ को लर्न रखना, ठीक है, बिकॉज आई हैव दिस की आज नहीं तो कल ये मतलब इट विल बी एन इंपॉर्टेंट वन टू आंसर एनी क्वेश्चन। क्लियर हो गए? और एनसीईआरटी की लाइन है तो डोंट वरी। पेरेंट मटेरियल क्लियर हो गया सभी को? हम्म। टोपोग्राफी अब थोड़ा सा हम इजी जा सकते हैं बिकॉज ज्यादा कुछ है। टोपोग्राफी तुमको पता ही है, माउंटेन पे जो सॉइल फॉर्म होगा वहां पर क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग है। कोस्टल एरियाज में, कोस्टल एरियाज में रिवर ब्रेक डाउन करती लाती है मटेरियल को, तो वहां पर जो सॉइल फॉर्म होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है,
टोपोग्राफी लाइक द पेरेंट मटेरियल इज अनदर पैसिव कंट्रोल फैक्टर। तीन थे पैसिव कंट्रोल, पेरेंट मटेरियल, टोपोग्राफी और द रिलीफ एंड द टाइम। ठीक है, ये तीन थे। The influence of topography is felt through the amount of exposure of a surface covered by the parent material to sunlight and the amount of surface and the subsurface drainage over and through the parent material. अगर कोई एरियाज माउंटेनस एरियाज में है, कोई भी एरिया माउंटेनस एरिया है, ठीक है, वहां पर अमाउंट ऑफ सनलाइट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर एरियाज। ठीक है, वहां पर सब Yes, sir. सरफेस को कितना ड्रेनेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि जो प्लेट्यू रीजन है, प्लेट्यू रीजन है, मान लो वहां पर हार्ड रॉक है। ठीक है, अब वो प्लेट्यू रीजन में, हार्ड रॉक में ज्यादा वाटर परकोलेट नहीं कर पाएगा, तो वहां का सॉइल डिफरेंट फॉर्म होगा। माउंटेनस एरिया है, ज्यादा सनलाइट, ज्यादा वेजिटेशन, ऊपर का रॉक ज्यादा वेदर्ड है, ज्यादा वाटर परकोलेशन होगा, ज्यादा सॉइल ब्रेकडाउन होगा। तो ये सब चीजें, तो ये कैन यू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन ऑल दीज थिंग्स, है ना। Yes, sir. सनलाइट, सरफेस और Surface सब area. सरफेस पे कितनी ड्रेनेज हो रही है, ड्रेनेज पता है ना, वाटर का फ्लोइंग इन दैट एरिया। ये सब इंपैक्ट डालेंगी किस पे, ये सब इंपैक्ट डालेंगी सॉइल फॉर्मेशन पे। और ये चीज किस पे निर्भर करती हैं, ये निर्भर करती हैं टोपोग्राफी ऑफ दैट एरिया, टोपोग्राफी पर। ठीक है, सॉइल्स विल बी, अब मेरे को बताओ कि मान लो मैं दो माउंटेन्स ले लेता हूं, वन इज दिस एंड वन इज दिस, विच वन इज मोर स्टीप, दिस वन इज मोर स्टीप, है ना। Yes, sir. इसकी स्लोप ज्यादा है, दूसरे वाले की ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो फ्लैट पर आने को हो रखा है। Gentle. ठीक है, जेंटल स्लोप है। सॉइल्स विद थिन, सॉइल्स विल बी थिन ऑन स्टीप स्लोप। जो ज्यादा स्टीप स्लोप है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एंड अदर थिंग्स, सॉइल वहां पर ज्यादा रुक नहीं पाएगा, तो सॉइल की जो लेयर होगी वो थिन होगी। Soil will be thin on steep slopes and thick over flat upland areas. अब कंपेयर करो माउंटेनस एरियाज एंड द प्लेन एरियाज। माउंटेनस एरियाज पे जो सोइल होता है, माउंटेनस सोइल, उसकी थिकनेस कम है इन कंपैरिजन टू द अलुवियल प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। अलुवियल प्लेन्स की डेप्थ ज्यादा है। Other. डिफरेंस क्या है, बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ व्हाट, टोपोग्राफी। Slope topography. ओवर जेंटल स्लोप अगर है, वेर इरोजन इज स्लो, इरोजन पता है ना, सोइल पानी या विंड के साथ जा रहा है, वहां पर स्लो है क्योंकि स्लोप कैसी है, जेंटल। परकोलेशन ऑफ वाटर इज गुड, वाटर अंदर परकोलेट हो पा रहा है, सोइल फॉर्मेशन इज वेरी फेवरेबल। तो इन कंपैरिजन टू स्टीप स्लोप एंड द जेंटल स्लोप, किस पे अच्छे से सोइल फॉर्म होगा, किस पे अच्छे से सोइल फॉर्म Gentle. होगा, जेंटल स्लोप्स Gentle. पे स्लोप, Gentle. सोइल जो है वो अच्छे से फॉर्म होगा। क्लियर हो गया, ठीक है, ओके, दिस इज वन। Soils over flat areas may develop thick layer of clay with good accumulation of organic matter, giving the soil the dark color. तो अगर जो फ्लैट एरियाज हैं, जो फ्लैट एरियाज हैं, वहां पर जो सोइल होगा वो कैसा होगा, थिक सोइल होगा। सेकंड, अच्छे से डार्क कलर का फॉर्म होगा। वाई डार्क कलर, बिकॉज देयर विल बी मोर ह्यूमस विच विल बी प्रेजेंट इन दैट एरिया। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। टोपोग्राफी का मोस्टली मोस्टली तुमको रिलेशन पता लग गया विद दी सोइल, हाँ, इज इट ओके, ठीक है। ये टोपोग्राफी का मैंने बीच में ये इसलिए डाल देता हूँ सो दैट कभी पहले पढ़ा हो, बाद में पढ़ा हो, जो भी सिस्टम हो, आइडिया ना लग पाए, तो है ना, तुम्हें इधर उधर भागना ना पड़े। ठीक है, यू डोंट हैव टू रन हेयर एंड देयर टू जस्ट लुक फॉर अ वर्ड अगेन कि व्हाट इट्स मीनिंग वॉज। ठीक है, ये मेरे एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन वी विल बी स्टडिंग विच इज अ एक्टिव फैक्टर। ठीक है, एक्टिव फैक्टर कौन सा है, इट इज द क्लाइमेट। सो क्लाइमेट अब हमने देख लिया दैट इट इज वन ऑफ द एक्टिव फैक्टर्स इन द सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है,
नाउ द क्लाइमेटिक एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द सॉइल डेवलपमेंट आर, हमने मल्टीपल टाइम्स अभी हम देख चुके हैं, वन इज मॉइस्चर एंड सेकेंड वन इज टेम्परेचर। मॉइस्चर का भी क्या है, कितनी इंटेंसिटी से मॉइस्चर यानी प्रेसिपिटेशन है, कितनी बार वो हो रही है, द फ्रीक्वेंसी, कितनी देर तक वो हो रही है, द ड्यूरेशन, ये सब डिपेंड करेगा। प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन और ह्यूमिडिटी सब इस पे डिपेंड करेंगे। टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ सीजनल और द ड्यूरेनल वेरिएशन, कि सीजनल वेरिएशन कितनी है टेम्परेचर में, कितनी ज्यादा एक्सट्रीम ठंड है, कितनी एक्सट्रीम गर्मी है। ड्यूरेनल वेरिएशन, डे और नाइट में टेम्परेचर में क्या डिफरेंसेस हैं, ये हमें देखने हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हैं जो सॉइल के ऊपर इंपैक्ट करती हैं। इज इट क्लियर? क्लाइमेट का सिंपल सा, प्रेसिपिटेशन गिव्स सॉइल इट्स मॉइस्चर कंटेंट। प्रेसिपिटेशन का एकमात्र काम क्या है, वो सॉइल को मॉइस्चर कंटेंट दे रहा है, यानी द वाटर, तो वो उसमें एक्टिवली उसको सपोर्ट कर रहा है, उसको चीजें दे रहा है। ठीक है, विच मेक्स, जिसकी वजह से उसके अंदर केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज पॉसिबल होती हैं। अगर आप ज्यादा वाटर दे दोगे, इफ देर इज एक्सेस ऑफ वाटर विच इज प्रेजेंट, हेल्प्स इन द डाउनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सॉइल कंपोनेंट्स। देखो, ये सॉइल हो गया, इस सॉइल के अंदर देर आर वेरियस कंपोनेंट्स, इफ देर इज मोर वाटर विच इज प्रेजेंट, तो वो वाटर इन कंपोनेंट्स को अपने साथ नीचे परकोलेट कर देगा, नीचे लेकर चला जाएगा, नीचे वाली लेयर्स में लेकर चला जाएगा। ठीक है, डाउनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सॉइल कंपोनेंट्स थ्रू इट्स सॉइल, दिस इज नोन एज एलुविएशन। एक्सेस ऑफ वाटर टेक्स द कंपोनेंट ऑफ द सॉइल्स डाउनवर्ड, वो लेकर जा रहा है, दिस इज नोन एज एलुविएशन। एंड डिपोजिट्स द सेम डाउन बिलो, लेकर गया, लेकर हमेशा तो जाता नहीं रहेगा, कहीं तो जाकर डिपॉजिट करेगा उनको, जब डिपॉजिट कर देगा, दिस इज नोन एज इलुविएशन। एलुविएशन, इलुविएशन, एलुविएशन ट्रांसपोर्टिंग द मटेरियल डाउनवर्ड, डिपॉजिट कर दिया, इलुविएशन। ओके, दोनों टर्म्स, इलुविएशन, 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 एलुविएशन, एलुविएशन और इलुविएशन से तुम इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सकते हो। इन क्लाइमेट्स लाइक वेट इक्वेटोरियल रेनी एरियाज, डू यू रिमेंबर दीज एरियाज? वेट इक्वेटोरियल, यू हैव डन क्लाइमेट ना, है AF। तो नो स्ट्रेंज लुक्स, है ना। वेट इक्वेटोरियल रेनी एरिया जो है, जहां पर हाई रेनफॉल होती है, नॉट ओनली कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, बट also a major part of silica is removed from the soil। यानी वेट इक्वेटोरियल, इक्वेटर के जो रेनी एरियाज हैं, वहां पर हाई रेनफॉल होती है, इक्वेटर एरियाज पर ज्यादा रेनफॉल होगी, तो वो कंटेंट जो इजीली वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं, वो तो जाते ही जाते हैं वाटर के साथ, क्योंकि एक्सेस वाटर प्रेजेंट है। हेलो, एक्सेस वाटर प्रेजेंट है, इवन मेजर कंपोनेंट्स लाइक सिलिका आर रिमूव्ड फ्रॉम द सोइल। और जब सिलिका रिमूव होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सोइल से डीसिलिकेशन। व्हाट इज डीसिलिकेशन? द रिमूवल ऑफ सिलिका फ्रॉम द सोइल। ज्यादातर कहां होता है? जहां पर प्रेसिपिटेशन ज्यादा है। इज इट क्लियर? नाउ इन कंपैरिजन टू दिस, थिंक अबाउट दिस, इन ड्राई क्लाइमेट्स प्रेसिपिटेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हाई टेम्परेचर रहेगा, प्रेसिपिटेशन कम हो जाएगी। द इवेपोरेशन विल एक्सीड प्रेसिपिटेशन। भाई, कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बी क्या था? इवेपोरेशन इज ग्रेटर देन प्रेसिपिटेशन, यही था, यस और नो? इवेपोरेशन वाज ग्रेटर देन प्रेसिपिटेशन। ग्राउंड वाटर इज ब्रॉट टू द सरफेस बाय कैपिलरी एक्शन। ये ऊपर का एरिया, थोड़ा बहुत यहां पर वाटर है, इवेपोरेशन की वजह से सरफेस का वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। तो जब सरफेस का वाटर इवेपोरेट हो गया तो नीचे के पानी को क्या करेगा? पुल करेगा। तो जो ग्राउंड वाटर प्रेजेंट है उसको पुल किया जाएगा। इस प्रोसेस, ये जो होता है,
दिस इज नोन एज कैपिलरी एक्शन। क्या बोलते हैं इसको? कैपिलरी एक्शन। ऊपर जो एरिया हो गया, इवेपोरेशन हो रहा है, तो नीचे के वाटर को ऊपर की तरफ पुल करेगा। ठीक है, नीचे के वाटर को ऊपर की तरफ क्या करेगा? पुल करेगा। इट्स लाइक तुमने एक स्ट्रॉ ली, उसको पानी में डाला एंड यू आर सकिंग द एयर। वो एयर तो ऊपर जा ही रहा है, एयर तो यू आर टेकिंग अप, साथ में वो लिक्विड भी उस बोतल से आपके माउथ में आएगा। ठीक है, कैपिलरी एक्शन हो गया ये वाला पॉइंट। दिस इज वन। एंड इन द प्रोसेस वाटर इवेपोरेट्स लिविंग बिहाइंड सॉल्ट्स इन द सॉइल। सुन, आराम से सुनो। ड्राई क्लाइमेट्स में सॉल्ट इज प्रेजेंट, सॉइल में होता है सॉल्ट। वाटर इवेपोरेट हो गया, बचा क्या? सॉल्ट बचेगा, सॉल्ट बच जाएगा। तो देर विल बी एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट विच विल बी प्रेजेंट इन द सॉइल इन विच एरियाज? ड्राई क्लाइमेट। सोच लो एक बार इसको मन में, एक बार इस सेंटेंस को, इस इमेजिनेशन को फिक्स अप कर लो। ड्राई क्लाइमेट्स में ज्यादा इवेपोरेशन होने की वजह से वाटर इवेपोरेट हो जाता है। सॉइल के अंदर ज्यादा अमाउंट किस चीज का होता है? सोल्ट का। ये ज्यादा सोल्ट आया कहां से? जिस कैपिलरी एक्शन की वजह से ग्राउंड वाटर ऊपर पुल हुआ है, तो ग्राउंड वाटर नीचे से सोल्ट को भी अपने साथ ऊपर लेकर आएगा। और जब ऊपर लेकर आएगा तो वाटर चला जाएगा, बचेगा क्या? सोल्ट। तो लोअर लेयर से भी जो सोल्ट होता है, जो वाटर के अंदर मिक्स्ड अप था, वो भी ऊपर आ जाता है। ठीक है, such salts form into a crust in the soil known as hard pans। अब वो सारा का सारा सोल्ट ऊपर आ गया, एक क्रस्ट फॉर्म कर देगा, वो एक ऊपर लेयर फॉर्म कर देगा। दिस लेयर इज नोन एज हार्ड पैंस। In tropical climates and in areas with intermediate precipitation, calcium carbonate nodules are formed। जिन एरियाज में ज्यादा सोल्ट ऊपर की तरफ आया, वहां पर क्या बने? हार्ड पेन्स बने। जहां पर ज्यादा रेनफॉल है, जैसे कि वेट इक्वेटोरियल रेनी एरियाज, वहां पर वाटर कहां चला गया? वहां पर प्रेजेंट होगा डिसिलिकेशन। व्हाट अबाउट द मिडल एरियाज? इक्वेटोरियल एरियाज की बात कर ली, ड्राई एरियाज की बात कर ली, ये आ गए ट्रॉपिकल एरियाज। यहां पर ना तो सोल्ट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ना बिल्कुल कम अमाउंट में प्रेजेंट है, मीडियम अमाउंट में सोल्ट प्रेजेंट है। तो वो सोल्ट के पार्टिकल्स आपस में से कंबाइन होकर दे फॉर्म कंकर नोड्यूल्स। क्या बना देते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट नोड्यूल्स, ऑल्सो नोन एज द कंकर नोड्यूल्स। वो एक छोटे से रॉक टाइप से बन जाते हैं, छोटे छोटे पत्थर से। बात आ गई समझ में? इक्वेटोरियल एरियाज में, जल्दी, इक्वेटोरियल एरियाज में डिसिलिकेशन, डिसिलिकेशन, ड्राई एरियाज में हार्ड हाई पेन्स, सैलिनिटी, हाई सैलिनिटी हार्ड पेन्स, ट्रॉपिकल एरियाज में फॉर्मेशन ऑफ कंकर, कैल्शियम कार्बोनेट कार्बोनेट नोड्यूल्स, नोड्यूल्स। कंकर्स। तुम्हें प्रेसिपिटेशन का खेल समझ में आ गया, सारा प्रेसिपिटेशन क्या कर रहा है। अब क्लाइमेट के दूसरे एरिया में आ जाओ। दूसरा एरिया क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर दो वे में एक्ट करता है, इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग द केमिकल एंड द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। टेम्परेचर को बढ़ा दो तो केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ जाएंगी। टेम्परेचर को कम कर दो, यानी कोल्ड एरियाज में बायोलॉजिकल और केमिकल एक्टिविटीज रिड्यूस हो जाएंगी। इज इट ओके? ठीक है। केमिकल एक्टिविटीज इंक्रीज्ड इन हायर टेम्परेचर एंड रिड्यूस्ड इन कूलर टेम्परेचर्स। सेट करो माइंड को। केमिकल एक्टिविटी हायर टेम्परेचर में इंक्रीज हो जाएगी, लोअर टेम्परेचर यानी कोल्ड टेम्परेचर्स में रिड्यूस हो जाएगी। इज इट ओके? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन इज द केमिकल एक्टिविटी ऑफ कार्बोनेशन। केमिकल एक्टिविटी ऑफ कार्बोनेशन, इस पे हम आएंगे अभी। ठीक है, केमिकल एक्टिविटी का जनरल समझ में आ गया सभी को? टेम्परेचर बढ़ेगा तो केमिकल एक्टिविटी भी बढ़ेगी। इंक्रीज होगी। ठीक है, केमिकल एक्टिविटी डिक्रीज होगी किन एरियाज में? कोल्डर जहां एरियाज। कोल्डर एरियाज। कार्बोनेशन
is an exception to this general rule. Solution, oxidation, ये सब क्या है? केमिकल एक्टिविटीज. कार्बोनेशन भी एक केमिकल एक्टिविटी है. एंड स्टॉप्स इन द फ्रीजिंग कंडीशन. अगर बिल्कुल फ्रीजिंग कंडीशन हो गई, जैसे कि पोलर एरियाज, वहां पर केमिकल एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी, स्लो नहीं होगी, स्टॉप हो जाएगी. दैट इज वाई ट्रॉपिकल सोइल्स with higher temperature show deeper profiles. ट्रॉपिकल सोइल, हाई टेम्परेचर, ज्यादा केमिकल एक्टिविटी, इसलिए अंदर तक डीपर प्रोफाइल. डीप प्रोफाइल मतलब होता है लेयर्स. प्रोफाइल मतलब होता है लेयर्स. डायग्राम देख लो एक बार ध्यान से. ये मैंने एक एरिया ले लिया और ये मैंने दूसरा एरिया ले लिया. यहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, यहां पर टेम्परेचर कम है. यहां पर आपको टॉप सॉइल लेयर मिलेगी, सब सॉइल लेयर मिलेगी, और उसके बाद यू विल फाइंड द रॉक स्ट्रक्चर्स. ठीक है. कोल्डर एरियाज में टॉप सॉइल मिलेगी, सब सॉइल मिलेगी, एंड देयर यू विल फाइंड द रॉक स्ट्रक्चर्स. कैन यू सी द डिफरेंस? जिन जगहों पर ज्यादा टेम्परेचर है वहां पर डीपर प्रोफाइल्स हैं, ज्यादा लेयर्स हैं. फिर रॉक स्ट्रक्चर आता है, मतलब ज्यादा वेदरिंग है. कोल्ड एरियाज में बिल्कुल ऊपर ऊपर की टॉप सोइल लेयर बनती है और बाकी सब वही पेरेंट मटेरियल है. इज इट ओके? ठीक है. पता नहीं, मतलब मैं लगा रहा हूं पर तुम मतलब उस चीज को इतना है नहीं इसमें चैप्टर में कुछ. जितना भी ऐसे इंटरेक्ट कर रहे हैं उसमें ही ये सब कुछ डील हो सकता है इजीली. पर ध्यान मेंटेन रखना कि यार एक एक लाइन जो बताई जा रही है कि उसका मीनिंग क्या है. शो डीपर प्रोफाइल्स एंड इन द फ्रोजन टुंड्रा रीजन, जो आर्कटिक सब आर्कटिक रीजन्स हैं, वहां पर सोयल कंटेन लार्जली मैकेनिकली ब्रोकन मटेरियल. क्या मतलब समझे भाई इससे? लार्जली मैकेनिकली ब्रोकन मटेरियल. देखो, वेदरिंग में ट्रॉपिकल एरियाज में भी वेदरिंग होगी, बड़ा पत्थर छोटे छोटे पत्थर्स में ब्रेक डाउन होगा. आर्कटिक एरियाज में जहां पर कोल्डर टेम्परेचर है वहां पर भी बड़ा पत्थर छोटे छोटे पत्थर में ब्रेक डाउन होगा. ठीक है. ट्रॉपिकल एरियाज में जो छोटे छोटे पत्थर हैं वो केमिकली और ब्रेक डाउन होंगे एंड फाइनर पार्टिकल्स बनाएंगे, लेकिन आर्कटिक में ये पॉसिबल नहीं है. इसलिए फ्रोजन टुंड्रा रीजन में जो सोइल होगा उसमें आपको क्या मिलेंगे? मैकेनिकली ब्रोकन लार्ज मटेरियल्स. लार्ज बड़े बड़े चीजें ही मिलेंगी क्योंकि केमिकल एक्टिविटी ज्यादा नहीं है. इज इट ओके? ठीक है. कार्बोनेशन इसका एक एक्सेप्शन था. कार्बोनेशन है क्या? कार्बोनेशन इज जस्ट अ बेसिक प्रोसेस जहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है विच इज दी CO2, वो डिजोल्व होती है इनटू द लिक्विड अंडर प्रेशर. मैकेनिकली मैकेनिकली मींस अंडर प्रेशर बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द एनिमल्स. ये सब मैकेनिकली वेदरिंग होती है. ठीक है. मैकेनिकली वेदरिंग जो है वो पूरा प्रोसेस हमने लैंडफॉर्म्स वाले में मान लो उसमें स्टडी करा, जिसमें हमने केमिकल वेदरिंग, मैकेनिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज वगैरह ये सब स्टडी करे थे. मैकेनिकली का बस तुम अभी के लिए समझने के लिए याद रखो, मैकेनिकली मींस अंडर प्रेशर रॉक्स ब्रेक डाउन होते हैं. ठीक है. तो वो अंडर प्रेशर ब्रेक डाउन तो हो गए, अब केमिकली उनके ऊपर कोई भी ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है. क्यों? क्योंकि वो कोल्डर रीजन्स में. कार्बोनेशन, कार्बोनेशन था कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लिक्विड में डिजोल्व होना. लिक्विड में डिजोल्व होना, जैसे कोक वगैरह ये जितने भी बेवरेजेस होती हैं. ठीक है. वो वाला. ठीक है. कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिक्विड में क्या कर दिया? डिजोल्व कर दिया. दिस इज कार्बोनेशन. तो सिंपल सा तुम्हें समझ में आता है कि यार कार्बन डाइऑक्साइड का लिक्विड के अंदर एडिशन होना, दैट इज कार्बोनेशन. ठीक है. अब आ जाओ, कार्बोनेशन इज रिड्यूस्ड इन हायर टेम्परेचर. जनरल रूल क्या था? केमिकल एक्टिविटी इंक्रीज होगी हाई टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर पे. ठीक है.
केमिकल एक्टिविटी CO2 की क्या है? पानी में डिसोल्व होना। लेकिन हायर टेम्परेचर पे कार्बोनेशन इज reduced because the solubility of the CO2 decreases as the liquid temperature rises। कि जैसे जैसे उस लिक्विड जो है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, CO2 की जो सोल्यूबिलिटी है उसके अंदर वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी वार्म वाटर में CO2 ज्यादा सोल्यूबल नहीं हो सकता। इसलिए जो कोल्ड ड्रिंक है, बेवरेज, कोक ली तुमने, ठीक है, कोक ली, फ्रिज में है, जब तक हाई प्रेशर में है, जब तक उसकी कैप बंद है तब तक सब ओके, CO2 उसके अंदर डिजोल्व है। तुमने ग्लास में उसको निकाला, प्रेशर हट गया, बोतल का प्रेशर हट गया, बाहर का टेम्परेचर कैसा है? वार्म टेम्परेचर है, CO2 ज्यादा देर डिजोल्व नहीं रह सकती, इसलिए यू विल सी बबल्स फॉर्मिंग ऑन इट। जैसे ही कोक को ग्लास में डालो, उसके ऊपर हल्का सा हाथ लगाओ, तो यू विल सी, बिल्कुल माइन्यूट माइन्यूट से वो ऐसे स्पार्कल सा करता रहेगा, ठीक है, क्योंकि वार्म टेम्परेचर में CO2 ज्यादा सोल्यूबल नहीं है, वो एज अ गैस बन के वापस चली जाएगी। ठीक है, अब तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है, कि वो क्या है उसका। ये हो गया केमिकल क्लाइमेट वाला पार्ट। क्लाइमेट में हमने दोनों देख लिए, वन इज द मॉइस्चर एंड सेकेंड वन इज द टेम्परेचर। नेक्स्ट इज द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। ठीक है, द वेजिटेटिव कवर एंड द ऑर्गेनिजम्स पेरेंट मटेरियल को ऑक्यूपाई करते हैं, ऑल्सो एट द लेटर स्टेजेस हेल्प इन एडिंग द ऑर्गेनिक मैटर, मॉइस्चर रिटेंशन, नाइट्रोजन वगैरह, ये सब चीजें ऐड होती रहती हैं। यानी बायोलॉजिकल एक्टिविटी किसी भी टाइप की हो सकती है, एनिमल्स की मूवमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट की ग्रोथ, प्लांट्स की डेथ, एनिमल्स की डेथ, ये सब किस में आएगा? बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में डेड प्लांट्स का क्या मेजर रोल है सॉइल फॉर्मेशन में? बिकॉज दे प्रोवाइड व्हाट? ह्यूमस टू द सॉइल, the finely divided organic matter of the soil. Some organic acids which form during the humification aid in the decomposition of the mineral. जब भी कोई प्लांट है उसके डेड होने के बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर काम करेंगे और वो क्या बना देंगे? ह्यूमस बना देंगे। ह्यूमस के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमस के टाइम पे उसके अंदर से कुछ एसिड्स रिलीज होंगे, ये एसिड फर्दर हेल्प करते हैं सोइल के ब्रेक डाउन में। इज इट ओके? समझ में आ गई बात? ह्यूमस के फॉर्मेशन के टाइम पे यानी ह्यूमिफिकेशन में मोर एसिड्स आर प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द केमिकल एक्टिविटीज एंड मोर सोइल इज ब्रोकन डाउन। तो ह्यूमस इज जस्ट नॉट प्रोवाइडिंग द मिनरल्स बट इट इज ऑल्सो हेल्पिंग इन फर्दर breakdown of the parent rock or the soil. Dead plants provide humus, finely degraded organic matter of the soil. Organic acids release होते हैं during humification which help in the decomposition of the minerals of the soil parent material. पहली बात समझ में आ गई। सेकंड, इंटेंसिटी ऑफ द बैक्टीरियल एक्टिविटी। बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है, यस, कोल्ड एरियाज में बैक्टीरियल एक्टिविटी कम हो जाएगी, वार्म एरियाज में बैक्टीरियल एक्टिविटी बढ़ जाएगी। Intensity of the bacterial activity shows up differences between the soil of the cold and the warm climate. Humus accumulates in the cold climates. प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है, ये लाइन को लर्न करे हुए बिना आगे मत बढ़ो। डेड प्लांट डाई करेगा, डाई करने के बाद कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको ब्रेक डाउन करेंगे, क्या फॉर्म हो जाएगा? ह्यूमस। ह्यूमस फॉर्म होगी। कोल्ड एरियाज एंड वार्म टेम्परेचर एरियाज, टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर कम।
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहां पर कम होंगे? कोल्ड एरिया। कोल्ड एरियाज में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम होंगे, तो वो ह्यूमस को और ज्यादा ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। इसलिए कोल्ड एरिया में आपको हाई ह्यूमस मिलेगा, क्योंकि वो ब्रेक डाउन हुआ ही नहीं, वो वहीं वैसा का वैसा रखा है। लेकिन वार्म एरियाज में बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा हैं, ह्यूमस आपको नहीं मिलेगा। ह्यूमस को और ज्यादा ब्रेक डाउन करके उसके अंदर से जो एलिमेंट्स थे ना, वो सोइल को दे दिए, बाकी सब गायब कर दिया। किसने? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने। समझ में आ गया? ह्यूमस कहां ज्यादा मिलेगा? ह्यूमस मिलेगा कोल्डर एरिया कोल्ड एरियाज में। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो ब्रेक डाउन नहीं हुआ ही हुआ। नहीं, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम है। कम है। ये बात यहां लिख रखी, ये बात यहां लिख रखी। Humus accumulates in the cold climates as bacterial growth is slow with undecomposed organic matter. Because of low bacterial activity, layers of peat develop in subarctic and tundra region. अब वो जो ह्यूमस है, वो जो डार्क मैटर है वो कहां जाएगा? वहीं रहेगा, बिल्कुल वहीं रहेगा। धीरे 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 वो क्या होता चला जाएगा? लेयर्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता एक्यूमुलेट हो जाएगा, और वो क्या बना देगा? पीट। पीट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट्स, कोल के टाइप्स कोल। थे। यस। अब वो धीरे धीरे वो क्या बना देगा? दे विल फॉर्म पीट। पीट कहां मिलेगा? सब आर्कटिक एंड टुंड्रा क्लाइमेट्स में। पीट है क्या? इट इज द अनडिकम्पोज्ड ह्यूमस एक्यूमुलेटेड इन द कोल्डर एरियाज। ठीक है? क्योंकि ये ज्यादा सब उसमें है, ये ज्यादा अच्छा भी कोल नहीं होता, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, है ना? हाँ। उस हिसाब से इन ह्यूमिड ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल क्लाइमेट्स, ये सब हम बातें कर रहे थे ज्यादातर कोल्ड क्लाइमेट की। अब हम बात कर रहे हैं ह्यूमिड ट्रॉपिकल एंड द इक्वेटोरियल क्लाइमेट्स। बैक्टीरियल ग्रोथ कैसी मिलेगी? इंटेंस। बैक्टीरियल ग्रोथ कैसी है ह्यूमिड क्लाइमेट्स में? इंटेंस। डेड वेजिटेशन इज रैपिडली फटाफट oxidized, leaving very low humus content in the soil. ह्यूमस कंटेंट सोइल ज्यादातर होता ही नहीं है। कहां पर? इक्वेटोरियल एंड द ट्रॉपिकल रीजन्स। फर्दर बैक्टीरिया एंड द अदर सोइल ऑर्गेनिजम्स टेक गैसियस नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, कन्वर्ट इट इनटू केमिकल फॉर्म, जो प्लांट्स यूज कर सकते हैं। इसका ये तुमको पता ही है कि हम इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। कि एक तो ये चीज होगी विच इज की ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज में ह्यूमस का कंटेंट क्या मिलेगा? कम मिलेगा, क्योंकि वहां पर बैक्टीरियल एक्टिविटी इंटेंस है, ज्यादा है। और बैक्टीरिया क्या काम करते हैं? दे कन्वर्ट द नाइट्रोजन विच इज प्रेजेंट इन द एयर इनटू द नाइट्रोजन दैट कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स। वो एयर की नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं पहले सोइल के अंदर, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या प्लांट डायरेक्ट एयर से नाइट्रोजन लेता है? नहीं लेता। लेकिन क्या उसको नाइट्रोजन की जरूरत है? जरूरत है। तो ये काम होगा कैसे जब वो एयर से डायरेक्ट ले ही नहीं सकता? दिस इज डन बाय राइजोबियम। दिस इज डन बाय राइजोबियम। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है। कुछ प्लांट्स होंगे, इनको हम बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स। क्या बोलते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट्स। इन प्लांट्स की रूट्स में मिलेगा आपको ऐसे नोड्यूल्स। नोड्यूल्स। इस नोड्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है राइजोबियम। राइजोबियम का काम, जो नाइट्रोजन एयर के अंदर है वो धीरे धीरे सॉइल में भी एंट्री लेती है एयर की फॉर्म में। ये राइजोबियम उसको कैप्चर करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा ताकि वो प्लांट्स तक उसको पहुंचा सके। तो राइजोबियम विच इज अ बैक्टीरिया। राइजोबियम इज अ बैक्टीरिया।
इट फिक्सेस द नाइट्रोजन बेनिफिशियल टू द होस्ट प्लांट जिसके अंदर वो रह रहा है। राइजोबियम को घर मिल जाता है, प्लांट को नाइट्रोजन मिल जाती है। अगेन इट इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है। Then the influence of the large animals like ant, termites, earthworm, rodents, etc. is mechanical, but it is nevertheless important for soil formation as they rework the soil up and down. कुछ ये भी हेल्प करते हैं सोइल फॉर्मेशन में, है ना, सोइल को ब्रेक डाउन करने में। आंट्स, टर्माइट्स, डीमक, अर्थवॉर्म, रोडेंट्स। ठीक है, रोडेंट्स कुड बी एनीथिंग, माइस वगैरह सब क्या है, रोडेंट्स है। In case of earthworm, as they feed on the soil, the texture and chemistry of the soil that comes out of their body changes. earthworm क्या करते हैं, सोइल को कंज्यूम करते हैं, जो एक्सक्रीट करते हैं जो सोइल, उसका केमिकली वो चेंज हो जाता है, उसका कलर वगैरह चेंज हो जाता है। earthworm they are the friends of the farmer. earthworm they are friends of the farmer because वो सोइल को ज्यादा से ज्यादा क्या बनाते हैं, फर्टाइल बनाते हैं। इज इट ओके, यहां तक सब कुछ समझ में आ गया? लेग्यूमिनस प्लांट्स मैंने यहां पर लिख दिया है। ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल बीन्स, पीज, लेंटिल्स, पीनट, सोयाबीन, चिकफ्लीज, अल्फा अल्फा एंड क्लोवर। यू विल हैव टू रिमेंबर अल्फा अल्फा। ठीक है, आपको अल्फा अल्फा याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, कि एक लेग्यूमिनस प्लांट है। ये प्लांट ज्यादातर हाई इन प्रोटीन होते हैं, जितनी भी हमारी पल्सेस वगैरह हैं। ठीक है, एंड दे आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एंड दे एनहांस फर्टिलिटी। लेग्यूमिनस प्लांट्स। ठीक है। अच्छा, जैसे राइजोबियम है ना, वैसे देर आर डिफरेंट डिफरेंट मोर बैक्टीरियाज एंड फंगी जो हेल्प करते हैं सोइल में और प्लांट्स को। वो मैंने वो चारों यहां लिख दिए। ठीक है, डू नॉट फॉरगेट टू लर्न देम। ठीक है, सिर्फ राइजोबियम पे अपनी किस्मत को रोक के मत बैठ जाना, एक दो एक्स्ट्रा भी इनको पढ़ लेना, दे विल हेल्प यू आउट। इज इट ओके? ठीक है, तो तुम एजोटोबैक्टर के बारे में पढ़ लोगे, अजोस्पिरम के बारे में पढ़ लोगे, एक्टिनोबैक्टीरिया एंड द अर्बिस्कुलर माइक्रोजियल फंगी। ये लास्ट वाला फंगी है, ये बैक्टीरिया नहीं है, इट इज अ फंगी दैट वर्क अलोंगसाइड विद राइजोबियम टू इंप्रूव द फॉस्फोरस अपटेक एंड एनहांस नोड्यूलेशन। वो जो नोड्यूल्स फॉर्म हुए हैं, है ना, उसमें ये माइक्रोजियल फंगी हेल्प करता है। प्लांट फॉस्फोरस अच्छे से ले पाए, प्लांट को फॉस्फोरस की जरूरत है, कहो हाँ, प्लांट को फॉस्फोरस की जरूरत है उसके अपटेक में। ठीक है, आर्बेस्कुलर माइक्रोजल फंगी हेल्प करता है। इज इट ओके? राइजोबियम नाइट्रोजन में हेल्प करता है। ठीक है, आर्बेस्कुलर माइक्रोजल फंगी इट हेल्प्स इन द फॉस्फोरस अपटेक, बेटर फॉस्फोरस अपटेक। ठीक है, चलो, समय का तुमको पता ही है। ठीक है, समय सबसे बड़ा बलवान है। ओके, टाइम इज द थर्ड इंपॉर्टेंट पैसिव फैक्टर। पहले दो तो तुम्हें पता ही है ना, टोपोग्राफी, पेरेंट मटेरियल एंड द टाइम। ये तीन क्या थे, पैसिव फैक्टर्स थे। ठीक है, हाँ बस। टाइम इज द थर्ड इंपॉर्टेंट कंट्रोलिंग फैक्टर। लेंथ ऑफ द टाइम ऑफ द सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस पे उसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। जितना ज्यादा सोइल को टाइम मिलेगा, उतना ही कोई भी यंग सोइल विल बी कन्वर्टेड इनटू द मेच्योर सोइल। इज इट ओके? है ना, बस टाइम का इतना ही रोल है। बट क्या एक स्पेसिफिक टाइम है सोइल फॉर्मेशन का, कितने टाइम में होगा ही होगा? नहीं, देर इज नो स्पेसिफिक लेंथ ऑफ टाइम in absolute terms that can be fixed for the soils to develop and mature. There is no specific time. The UPSC can use this particular line, और इसमें तुम चांसेस हैं कि फिर वो फंस जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। ठीक है, सोइल जल्दी जल्दी भी डेवलप होते हैं। सोइल्स डेवलपिंग फ्रॉम रिसेंटली डिपोजिटेड अलुवियम और द ग्लेशियल टिल आर कंसिडर्ड यंग एंड दे एग्जिबिट नो होराइजन्स और ओनली पोअरली डेवलप्ड होराइजन्स। होराइजन्स मतलब लेयर्स। जो अलुवियल सोइल या ग्लेशियल टिल होता है, ग्लेशियल टिल याद है ना, ग्लेशियर्स खत्म होने के बाद जो अंदर जो सोइल बचता है, दैट इज द ग्लेशियल टिल, है ना।
ये यंग सॉइल्स होते हैं और यंग सॉइल्स ज्यादा होराइजन्स या लेयर्स शो नहीं करते। ठीक है, ज्यादा लेयर शो करने के लिए आपको ज्यादा समय की जरूरत है। इज इट डन? ठीक है, अब बार बार जो हम ये होराइजन लेयर्स बोल रहे हैं और बीच में एक वर्ड भी आया था प्रोफाइल, ये देखना है बस हमको। ठीक है, सॉइल प्रोफाइल क्या चीज होती है? हमको एक चीज तो पता है कि दैट सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ रॉक डेबरी, रॉक्स के ब्रेकडाउन के बाद जो बचा हुआ जो पार्ट है रॉक डेबरी और ऑर्गेनिक मटेरियल, ये मिलकर क्या बनाते हैं? सॉइल बनाते हैं। मेजर फैक्टर्स हमने देख लिए, टोपोग्राफी, पेरेंट मटेरियल, टाइम, क्लाइमेट एंड पेरेंट को एंड एक अभी भी बचा हुआ है, दोबारा क्लाइमेट के बोलो। अलावा। अच्छा, पेरेंट मटेरियल, टोपोग्राफी, टाइम, क्लाइमेट, माइक्रोबियल एक्टिविटी। माइक्रोबियल एक्टिविटी। ठीक है, तो वो भी इन्वॉल्व होते हैं, ये हम सब पढ़ के आ चुके हैं। कंपोनेंट्स ऑफ द सॉइल आर मिनरल पार्टिकल्स, ह्यूमस, वाटर, एयर, ये सॉइल के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉइल। ठीक है, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ ईच ऑफ दीज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द सॉइल। कितना मिनरल, कितनी ह्यूमस, कितना वाटर, कितना एयर प्रेजेंट है, ये किस पे डिपेंड करेगा? टाइप ऑफ द सॉइल पर डिपेंड करेगा। ठीक है, सॉइल कंसिस्ट ऑफ मेजरली 3 लेयर्स। सॉइल की मेजरली 3 लेयर्स होती हैं। इन लेयर्स को हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्स। ठीक है, दिस अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स इज नोन एज द सॉइल प्रोफाइल। कोई भी सॉइल होगा वो लेयर्स में डिवाइडेड है, एक लेयर को क्या बोलेंगे? होराइजन्स या हॉरिजॉन्स। ठीक है, कोई भी सॉइल को हम जब ऐसे लेयर्स में अरेंज करते हैं, उस पूरी अरेंजमेंट को इन डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स, दैट विल बी नोन एज व्हाट? सॉइल प्रोफाइल। तो अगर मैं आपको ये बात बोलता हूं या क्वेश्चन पेपर में एक सेंटेंस मिलता है कि दिस टाइप ऑफ सॉइल शोज डीपर सॉइल प्रोफाइल, तो इसका क्या मतलब है? इट हैज मोर नंबर ऑफ लेयर्स। लेयर्स। वहां का टेम्परेचर वार्म मिलेगा, प्रेसिपिटेशन ज्यादा मिलेगी, वेदर्ड मटेरियल ज्यादा होगा। ज्यादा मिलेगा। इन होराइजन्स को देखते हैं। ठीक है, ए, बी एंड सी। ठीक है, फिक्सअप मत होना, थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता रहता है बेस्ड ऑन फ्रॉम वेयर यू आर स्टडिंग दीज। ठीक है, तो इसमें ऐसा गलत का कुछ नहीं होता, नहीं मेरा ए बी सी ऐसे था, उसमें ये था, वो सब बस हल्का फुल्का, जस्ट गेट अ लिटिल बिट ऑफ आइडिया अबाउट दीज। ए वाली जो लेयर होगी दैट विल बी द टॉप मोस्ट जोन, जहां पर आपको ऑर्गेनिक मटेरियल हैव गॉट इनकॉर्पोरेटेड विद द मिनरल मैटर, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, और ये लेयर सबसे इंपॉर्टेंट होती है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। इज इट ओके? सबसे पहला हो गया। हॉरिजॉन बी, इट इज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन द ए एंड द सी, contains matter derived from below as well as from the above. ए से मटेरियल बी में आएगा, सी से मटेरियल बी में आएगा, तब जाके होरिजोन बी डेवलप होती है। इट हैज सम ऑर्गेनिक मैटर इन इट, मिनरल मैटर इज नोटिसेबली वेदर्ड। जो मिनरल्स होते हैं, ठीक है, वो कुछ कुछ वेदर्ड हो चुके हैं। सी इज कंपोज्ड ऑफ लूज पेरेंट मटेरियल, लूज पेरेंट मटेरियल। दिस लेयर इज द फर्स्ट स्टेज इन द सोइल फॉर्मेशन प्रोसेस। सबसे पहले कौन बनेगा? पेरेंट मटेरियल से सी फॉर्म होगा। सबसे पहले कौन फॉर्म होगा? पेरेंट मटेरियल से सी फॉर्म होगा। बिल्कुल आम भाषा में समझना है सारा का सारा। देखो, एक होती है बिल्कुल ऊपर की एक लेयर, ठीक है, जिसको हम ऑर्गेनिक हॉरिजॉन भी बोल सकते हैं, ये वाले। ठीक है, सब कुछ गायब कर दो,
और अब बिल्कुल बेस पे आ जाओ। सबसे पहले क्या मिलेगा? बेडरॉक होराइजन, ठीक है, बेडरॉक लेयर मिलेगी। क्या मिलेगी? बेडरॉक लेयर मिलेगी। ये बेडरॉक लेयर सबसे पहले वेदर्ड होगी। इस बेडरॉक लेयर पे डिपेंड करेगा क्या? पेरेंट रॉक डिपेंड करेगी। बेडरॉक पे कौन डिपेंड करेगा? पेरेंट रॉक डिपेंड करेगी, ठीक है। जो बेडरॉक लेयर होगी वैसी ही पेरेंट रॉक डेवलप होगी। अब ये पेरेंट रॉक धीरे 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 और ज्यादा ब्रेकडाउन होनी शुरू होगी बिकॉज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट एक्टिविटी की वजह से ये ब्रेकडाउन होना शुरू होगा। वो सब कहां पर होंगी? वो प्लांट एक्टिविटी वो ऊपर की तरफ है। पहले ये दोनों एक साथ होंगे, ठीक है। धीरे धीरे जब ये प्लांट एक्टिविटी और ये सब ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, इट विल क्रिएट द टॉप सॉइल लेयर। इट विल क्रिएट द टॉप सॉइल लेयर, जिसके स्टार्टिंग तो यहां से हुई, इससे ये फॉर्म हुआ और ये इसको और इसको फॉर्म करेगा, एंड कुछ प्लांट्स और एनिमल्स इन दोनों को फॉर्म करेंगे। तो इफ वी लुक एट इट, देयर इज bedrock which leads to the formation of the parent rock. parent rock कब बनी? जब bedrock की वेदरिंग हुई। वेदरिंग हुई। अब पेरेंट रॉक जो है वो पार्शली ब्रेक डाउन हो रखा है। अब ये जो पार्शली ब्रेक डाउन हो रखा है ये हेल्प करेगा फॉर्मिंग दी टॉप सॉइल। टॉप सॉइल में और कौन इन्वॉल्व होंगे? देयर विल बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्लांट्स, the microorganisms and the animals. Is it okay? ये हमारा ये वाला पार्ट बन गया। Sometimes what we do, we call the parent rock as horizon C or the layer C. Sometimes we don't, depends. ये A layer है, चलो हम इसको C बोल रहे हैं पेरेंट रॉक को। A का ब्रेकडाउन होगा और C का और ब्रेकडाउन होगा तो we will get the layer number B. अगर और ज्यादा वेदरिंग होती रहती है, सॉइल फॉर्मेशन और ज्यादा टाइम मिलता है, तो यहां पर सब लेयर भी बन जाएगी। बोला था ना, जितना ज्यादा टाइम होगा उतनी ज्यादा डीपर सॉइल प्रोफाइल बनेगी। अगर आप इसको बिल्कुल स्टार्टिंग में पकड़ लेते इस वाले एरिया को, तो आपको क्या मिलता? बेडरॉक, पेरेंट रॉक और सिर्फ ये मिलता। जितना समय आगे बढ़ता गया धीरे धीरे ये सारे के सारे डेवलप हो गए। दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। इज इट ओके? एक बेसिक सा समझ में आ गया कि हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन? यस और नो? चलो फिर सी बन गया। अंडरनीथ दीज 3 layers इज द रॉक विच इज ऑल्सो नोन एज द पेरेंट रॉक और द बेड रॉक, ठीक है। तो वट तुम्हें यहां पर ना एक चीज और नोटिस करने को मिल रही होगी, डायग्राम विल नॉट डायरेक्टली मैच विद व्हाट इज रिटन, and even what is written will not directly match with its own self. जैसे कि sometimes the parent rock is known as the bedrock, sometimes the parent rock is known as the bedrock, लेकिन स्टार्टिंग वहीं से ही हो रही है, उसका नाम पेरेंट रॉक या बेडरॉक है। समझ के देखो इस चीज को। आर यू गेटिंग इट? ठीक है। तभी मैंने ना वो बताया आपको कि भाई एक पेरेंट रॉक होगा, पेरेंट रॉक को या तो तुम सी बोल लो या मत बोलो, डिपेंड करता है। अगर सी नहीं बोल रहे हो तुम पेरेंट रॉक को, तो सी डेवलप होगा, ए डेवलप होगा। ए और सी के कॉम्बिनेशन से और इनके ब्रेकडाउन से बी डेवलप होगा, ठीक है। एंड और भी ज्यादा होता है तो देयर कुड बी, इसको अगर हम टॉप सॉइल लेयर बोल रहे हैं तो दिस कुड बी नोन एज द सब सॉइल लेयर एज वेल। इज इट ओके? ठीक है। अब तुम्हें पता है ना सॉइल इरोजन होता है। डू यू रिमेंबर सॉइल इरोजन होता है जब ये ऊपर वाली 2 लेयर गायब होंगी तो सॉइल डिग्रेड भी होगा और डिग्रेड इरोजन भी होगा। देयर विल बी सॉइल इरोजन एंड देयर विल बी सॉइल
डिग्रेडेशन एज वेल। कौन सी लेयर हटेंगी? टॉप वाली, क्योंकि इसी के अंदर ह्यूमस होता है, ऑर्गेनिक मैटर, द मिनरल्स। अगर ये ऊपर की लेयर कंप्लीटली हट गई, अगर ऊपर की लेयर कंप्लीटली हट गई, the soil will have to start again, the area will have to start again forming the soil. If the top soil layer is removed, या फिर इसका undulating topography हो जाता है, जहां पर कुछ अच्छे से ग्रो नहीं हो सकता, this area turns into the barren land. Is it okay? समझ में आ गया सारी चीज? ठीक है, समझ में आ गई तो we'll move to the next part, which is the classification of soil.